प्रिय भैया बहनों, सर्वप्रथम अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कोरोना महामारी के कारण शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया कि सभी भैया बहनों की कक्षा 1 से 8 तक जितने भी भैया बहन हैं उन सब की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाए और उनको अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाए। इसी कड़ी में आपको भी कक्षा 7 से उत्तीर्ण करके कक्षा 8 में ले आए हैं। आप सब कक्षा 8 में आ गए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और अभी विद्यालयों में भी अवकाश चल रहा है। हम सब की नई कक्षा में पढ़ाई सतत बनी रहे, इसके लिए अपने विद्यालय ने सभी भैया बहनों की ऑनलाइन पढ़ाई कराने का तय किया है। उसी कड़ी में मैं आज आपका हिंदी का कालांश ले रहा हूँ। ये आपकी हिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है वसंत, भाग 3, कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसको हम अंग्रेजी में NCERT बोलते हैं। यह पुस्तक आपकी 8वीं कक्षा में इस साल रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम पुस्तक की विषय वस्तु देखते हैं। विषय वस्तु में सभी पाठों के नाम दिए हैं, उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं। विषय वस्तु को आप देखेंगे तो ये देखिए, पाठ 1 ध्वनि, उसके बाद में क्रमशः पाठ चलते हैं और इस पुस्तक में कुल आपके 18 पाठ हैं। तो आज हम इस कालांश में इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं इसके पहले पाठ से, जिसका नाम है ध्वनि। ये आप देख रहे हैं, ये आपका पहला पाठ है, ध्वनि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 2 विधाएं होती हैं, गद्य व पद्य। आपकी इस पुस्तक में भी दोनों तरह की विधाओं के पाठ इसमें सम्मिलित हैं, जैसा कि आपने अभी ऊपर विषय सूची में देखा। अब आप कहेंगे कि गद्य और पद्य क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जो गद्य विद्या होती है उसके तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र वगैरह लिखे जाते हैं। गद्य विद्या की रचनाओं को हम सीधा सपाट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पद्य विद्या की रचनाएं होती हैं उसमें जैसे ये कविता है, छंद होते हैं, सोरठे होते हैं, दोहे होते हैं, इनमें एक लय होती है और तुकबंदी होती है जिसको हम सीधा सपाट नहीं पढ़ सकते, तो ये पद्य विद्या होती है। आपकी इस पुस्तक में भी गद्य और पद्य दोनों विधाओं के पाठ हैं। यह जो कविता है पद्य विद्या की कविता ध्वनि, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके लेखक को देखते हैं। ये देखिए, नीचे नीचे इसका नाम लिखा हुआ है। लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये अपने भारत के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको प्यार से निराला जी भी कहते हैं। तो पहले थोड़ा लेखक का परिचय हम सबको हो जाए, क्योंकि 8वीं जो बोर्ड की कक्षा होती है उसमें पाठ के लेखकों के बारे में भी पूछा जाता है। निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में
क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है और इस कविता के माध्यम से हमारे मानव मन की जो भावनाएं हैं उनको दर्शाया है। तो आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं और इसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है, हम सब जानते ही हैं, आवाज, नाद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत कभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से यह कह रहा है कि उनका मन है ना, जोश और उत्साह से भरा हुआ है और वे जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वे हार नहीं मानेंगे। यानी कि अभी न होगा मेरा अंत। इसका जो दूसरा पद्यांश है, साथ साथ आप भी बोलिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि के अनुसार चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पौधों पर खिलती कलियां मानो अब तक सो रही हैं, और मैं सूरज को यहाँ खींच के लाऊंगा और सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आने से पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह उल्लास भरना चाहते हैं। इस प्रकार निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। अगला जो पद्यांश है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी से बाहर निकल लेने की बात कह रहे हैं। वह इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। तीसरा और अंतिम पद्यांश है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा और फिर वे कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन खुशी खुशी से व्यतीत कर पाएंगे। कुल मिलाकर इस कविता का जो भावार्थ है वो ये है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करे तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है।
कुल मिला के जो कवि है वो ये कहना चाहता है प्रकृति के माध्यम से कि जिनके लोगों के मन में निराशा है, उदासी है, मैं उन लोगों के मन से उदासी और निराशा दूर कर दूंगा और अपनी आशा से उनको नया जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, जिससे उनके मन में आशा भर जाए और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये निराला जी की बहुत ही उत्तम कविता थी। ये आज आपका पहला पाठ पूरा हुआ। अभी आज आपको गृह कार्य के रूप में ये अंत में इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये लिखा है मृदुल। मृदुल का अर्थ है कोमल, पात का अर्थ है पत्ता, गात का अर्थ है शरीर, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, प्रत्यूष का अर्थ है प्रातःकाल, तंद्रालस का मतलब है नींद से अलसाया हुआ, लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। इस प्रकार ये शब्दार्थ करने हैं और उसी के साथ ही मैंने जो इसका भावार्थ समझाया है कविता का, इस कविता का जो भावार्थ है वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे पहला ये अंतरा है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पहले इसको लिखना काले पेन से, फिर इसके नीचे जो मैंने अर्थ लिखा है, अर्थ बोला है, उसको आपको सुन करके उसका अर्थ लिखना है नीले पेन से। उसके बाद में दूसरा पद्यांश शुरू होता है, हरे हरे ये पात जगा एक प्रत्युष मनोहर। फिर इसको आप काले पेन से लिखिए और इसके नीचे मैंने जो अर्थ बोला है इसके अर्थ को लिखिए। फिर ये तीसरा पद्यांश है, पुष्प पुष्प से सहर्ष सींच दूंगा मैं। फिर इसको काले पेन से लिखना और नीले पेन से इसका अर्थ लिखना। फिर अंतिम जो पद्यांश है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अभी ना होगा मेरा अंत। उसके बाद में ये काले पेन से लिखना और जो मैंने अर्थ बोला है उसको वापस सुन करके और उसका अर्थ नीचे लिखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं अपने विद्यालय में बड़ी कॉपियाँ लगती हैं, तो बड़ी कॉपी लेके आइए और उसमें ये पहला पाठ शुरू कीजिए। और पाठ के ऊपर हम जो लिखते हैं ना, दिनांक, पाठ का नाम, पाठ की संख्या, और इधर कोने में लिखते हैं यहाँ पे गृह कार्य है, तो ऊपर की सभी पूर्तियाँ पूरी करनी है। और उसके बाद में कविता के शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के बाद में फिर आपको इसका ये सरलार्थ लिखना है। तो आज का कालांश पूरा हुआ। अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे। अभी आपको इतना गृह कार्य करके और उस कॉपी की फ़ोटो खींच के इसी ग्रुप में आपको उसकी फ़ोटो भेजनी है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप सबने आज का गृह कार्य पूरा कर लिया। अब अगला जिस दिन कालांश आएगा तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, ये देखिए आप, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।